हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस अकेडमी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दाइमा। आपको एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए प्रथम प्रश्न पत्र के 10वीं यूनिट में आपको पढ़ा रहा हूं। फ्रेंड, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में। तो जो केंद्रीय सूचना आयोग होता है फ्रेंड, इसको हम इंग्लिश में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के नाम से जानते हैं और इसका शॉर्ट फॉर्म में हम लोग CIC इसके नाम से हम जानते हैं। तो CIC इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो CIC का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, केंद्रीय सूचना आयोग। तो यहाँ पर आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं, ये केंद्रीय सूचना आयोग की तस्वीर है और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। तो फ्रेंड, केंद्रीय सूचना आयोग को पढ़ने से पहले आपको ये जानना होगा कि सूचना का अधिकार किसे कहते हैं और सूचना के अधिकार की आवश्यकता क्यों है, और विश्व में इस सूचना का अधिकार सबसे पहले कहाँ पर दिया गया था, फिर हमारे भारत में इसकी शुरुआत कैसे हुई, ये आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो देखिए इसमें कि सूचना के अधिकार का अर्थ क्या हो जाता है। तो जो सूचना का अधिकार होता है, सूचना का अधिकार, ठीक है, तो जो सूचना का अधिकार होता है इसका अर्थ ये होता है फ्रेंड कि लोगों को या नागरिकों को सूचना प्राप्त करने का अधिकार। तो लोगों को जो सूचना प्राप्त करने का अधिकार होता है उसे हम सूचना का अधिकार कहते हैं। तो या जो भी जानकारी है सरकारी विभागों में, तो सरकारी विभागों को जानने की जो अपन देखते हैं कि जानने की अनुमति प्राप्त हो हमारे भारत के नागरिकों को और विश्व के और भी नागरिकों को, तो उसे हम सूचना का अधिकार कहते हैं। तो आज भी हम देखते हैं कि हमारे भारत में जितने भी, जैसे हम अगर चाहें तो कुछ डिपार्टमेंट को छोड़कर अगर हम चाहें कि हम किसी डिपार्टमेंट की जानकारी चाहते हैं तो आप जानकारी ले सकते हैं। इसे हम कहते हैं सूचना का अधिकार। अब सूचना के अधिकार से होता क्या है? तो सूचना के अधिकार से हम देखते हैं कि पारदर्शिता आती है, भ्रष्टाचार कम होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें कि विश्व के स्तर पर इस सूचना के अधिकार की आवश्यकता क्यों है और हमारे भारत में भी सूचना के अधिकार की आवश्यकता क्यों है। तो देखिए इसमें इसका पहला कारण यह था कि प्रशासन को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाना है। तो हमारे जितने भी अधिकारी हैं, मंत्री हैं, ये जनता के प्रति जिम्मेदारी पूर्वक कार्य करें, इसलिए सूचना के अधिकार की आवश्यकता है। फिर इसके बाद में दूसरा पॉइंट इसमें आता है कि प्रशासन और जनता के बीच की दूरी को कम करना है, इसलिए भी ये सूचना के अधिकार की आवश्यकता है। तो जनता और प्रशासन के बीच की दूरी कैसे कम होगी? तो जब भारत का नागरिक या विश्व में कोई भी नागरिक अगर अपने देश की सरकार की समस्त जानकारी चाहता है और अगर उससे प्राप्त हो जाती है तो उस व्यक्ति का, उस नागरिक का प्रशासन के प्रति लगाव बढ़ेगा और विश्वास बढ़ता जाएगा। इससे क्या होगा कि प्रशासन और जनता के बीच की दूरी दिन प्रतिदिन कम होती जाएगी। इसके बाद फिर अगला जाता है कि प्रशासन में जनता की भागीदारी को बढ़ावा देना है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि उत्तरदायित्व और पारदर्शिता को बढ़ावा इससे मिलता है। तो उत्तरदायित्व का मतलब कि जो भी कर्मचारी है, अधिकारी है, तो वह अपना उत्तरदायित्व ठीक ढंग से निभाएगा और इसके बाद पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा। इससे पारदर्शिता को इंग्लिश में कहा जाता है ट्रांसपेरेंसी, और यहाँ पर पारदर्शिता का मतलब है जानकारी का खुलापन। मतलब सरकार जो भी कार्य कर रही है उसकी स्पष्ट जानकारी उस देश के नागरिकों को प्राप्त हो, उसे हम कहते हैं पारदर्शिता। इसके बाद फिर अगला जाता है प्रशासन को जनता के लिए जागरूक बनाना, ठीक है। तो प्रशासन को जनता के लिए जागरूक बनाना, इसका मतलब क्या हो जाता है कि हमारा प्रशासन, हमारी सरकार जनता के लिए, नागरिकों के लिए क्या कार्य कर रही है, इसके लिए लोगों को जागरूक करना है, नागरिकों को जागरूक करना है फ्रेंड। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला आ जाता है तो सूचना के अधिकार की आवश्यकता अगली क्या है? तो देखिए यहाँ पर कि प्रशासन में भ्रष्टाचार व सरकारी पदों के दुरुपयोग को कम करना, ठीक है। तो आज अपन देखते हैं कि प्रशासन में भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता जा रहा है और इसके बाद सरकारी पद पर बैठा हुआ जो भी अधिकारी या कर्मचारी है तो वह अपने कर्तव्यों का दुरुपयोग करता है। तो इस दुरुपयोग को रोकने के लिए भी इस सूचना के अधिकार की आवश्यकता है, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड, ठीक है। इसके बाद फिर अब अगला देखिए, इसमें विश्व में सूचना के अधिकार की शुरुआत हुई, कहाँ पर हुई? तो ये अभी तक मैंने आपको बताया था कि हमारे भारत में और विश्व के स्तर पर भी सूचना के अधिकार की आवश्यकता क्यों थी। तो इसका कारण मैंने बताया आपको। अब आपको मैं बताऊंगा कि विश्व में सूचना के अधिकार की शुरुआत कहाँ पर हुई। तो विश्व में ऐसा कौन सा देश है जिसने सबसे पहले सूचना के अधिकार की शुरुआत की थी? तो विश्व में स्वीडन एक ऐसा देश है, आपको याद रखना होगा कि स्वीडन एक ऐसा देश है जिसने विश्व में सबसे पहले अपने नागरिकों को सूचना के अधिकार देने की शुरुआत की थी, ठीक है। इसके बाद फिर नॉर्वे ने और फिर USA ने और इंग्लैंड ने और फिर तमाम देशों ने इसको सूचना के अधिकार को देना शुरू कर दिया और हमारे भारत ने भी फिर सूचना का अधिकार हमारे भारतीय नागरिकों को प्रदान किया है। तो देखिए इसमें सबसे पहले कि स्वीडन, तो अभी तक अपन देखते हैं कि विश्व में लगभग 85 ऐसे देश हैं। कितने देश?
85 कंट्री। तो 85 कंट्री 85 ऐसे देश हैं जहां पर यह सूचना का अधिकार प्रभावी है, यह सूचना के अधिकार को लागू कर दिया गया है। अब इसके बाद देखिए कि विश्व में ऐसा पहला देश स्वीडन है। स्वीडन, इसकी राजधानी स्टॉकहोम होती है। तो स्वीडन एक ऐसा पहला देश है जिसने पूरे विश्व में सबसे पहले सूचना के अधिकार उसके देश के नागरिकों को प्रदान किया है। ठीक है, तो सूचना का अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश है स्वीडन। और ये अधिकार इसने कब दिया था, तो आपको याद रखना होगा कि 1766 में, 1766 में उसने यह अधिकार दिया था सबसे पहले। आगे समझ में, तो स्वीडन ने स्वीडन के नागरिकों को सबसे पहली बार, विश्व में सबसे पहली बार 1766 में सबसे पहली बार नागरिकों को सूचना का अधिकार दिया। और वहां के नागरिकों को अधिकार मिला कि यदि वे अपने सरकारी किसी कार्यालय से, सरकारी विभागों से या अपनी सरकार से कोई जानकारी चाहते हैं तो ये जानकारी मांग सकते हैं और अधिकारी लोग सूचना देने से मना नहीं कर सकते। तो ऐसा अधिकार देने वाला स्वीडन विश्व का पहला देश बना, ये आपको ध्यान रखना है। और एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाता है कि विश्व में सबसे पहली बार सूचना का अधिकार लागू करने वाला देश कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना होगा स्वीडन। फिर इसके बाद में अगला कंट्री आता है फिनलैंड। तो फिनलैंड ने 1951 में, फिर इसके बाद नॉर्वे और डेनमार्क ने भी 1970 में ये सूचना का अधिकार वहां के नागरिकों को प्रदान किया था। और इसके लिए इन्होंने कुछ कानून या कुछ अधिनियम भी बनाए थे। फिर इसके बाद में 1966 की बात है, 1966 में यूएसए ने भी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी, और इसके बाद फिर 1970 में फ्रांस ने, और इसके बाद फिर कई, इस अपन देखेंगे इस समय फिर कई ढेर सारे ऐसे देश हुए जिन्होंने अपने अपने देश में ये सूचना का अधिकार लोगों को प्रदान किया, वहाँ के नागरिकों को प्रदान किया। तो 1982 में, 1982 में न्यूजीलैंड में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, और इसके बाद 1995 में रूस और हांगकांग में, और 1997 में थाईलैंड ने और आयरलैंड ने, इन्होंने भी अपने नागरिकों को सूचना का अधिकार प्रदान किया। तो ये सब आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, क्योंकि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कहाँ कहाँ पर, तो सबके नाम तो आपसे नहीं पूछेगा, ये जो बीच के कंट्री हैं इनके नाम आपसे नहीं पूछेगा। पूछेगा किसको, तो आपको याद रखना होगा स्वीडन का नाम, क्योंकि विश्व का ऐसा पहला देश है जिसने सबसे पहले ये सूचना का अधिकार लागू किया था। ठीक है, अब इसके बाद में अगला आ जाता है ब्रिटेन। तो ब्रिटेन में इसे कब लागू किया गया था, तो ब्रिटेन ने 1 जनवरी 2005 से अपने यहाँ के नागरिकों को सूचना का अधिकार प्रदान किया था। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद देखिए भारत में सूचना का अधिकार। अब भारत में सूचना का अधिकार हमारे भारतीय नागरिकों को कब कब प्रदान किया गया था, तो देखिए इसमें, और पहली बात तो ये कि हमारे भारतीय संविधान में कहाँ पर ये सूचना के अधिकार का प्रावधान किया गया है। तो हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 का खंड 1, इसमें लिखा है कि वाक स्वातंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसका मतलब ये क्या हो जाता है, तो यहाँ पर जो वाक शब्द है, तो वाक का मतलब होता है बोलना। ठीक है, वाक का मतलब क्या हो जाता है, बोलना, और अभिव्यक्ति मतलब जो आपके विचार हैं आप उसको बता सकते हैं। इसकी स्वतंत्रता दी गई है संविधान के अनुच्छेद 19 के खंड 1 में, जिसे हम कहते हैं वाक स्वातंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो हर व्यक्ति को बोलने का अधिकार है, अगर उसके मन में कोई विचार आ रहा है तो उसे प्रस्तुत करने का अधिकार हमारा संविधान देता है, और यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 के खंड 1 में प्रदान किया गया है, जो आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद में अगला आ जाता है, देखिए इसमें, तो अगला है कि सूचना के अधिकार कानून को उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 19 का खंड 1, ठीक है, अनुच्छेद 19 का खंड 1 का उपखंड ए के अंतर्गत मौलिक अधिकार में इसे शामिल किया है। जब सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि ये तो मौलिक अधिकार की श्रेणी में आना चाहिए, तो हमारे सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश इसमें पारित किया गया और इसी के कहे अनुसार इसको फिर 19(1) के खंड उपखंड ए में इसे शामिल कर लिया गया, और अब यह क्या है, सूचना का अधिकार, अब यह मौलिक अधिकार बन चुका है फ्रेंड। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमारे भारत में जितने भी सरकारी विभाग होते हैं, सरकारी कार्यालय होते हैं, तो उनसे सूचना पाने का अधिकार अब नागरिकों को मिल चुका है, और ये अनुच्छेद 19 खंड 1 का उपखंड ए, इसमें प्रावधान इसका किया गया है। इसके बाद फिर अब अगला आ जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। अब ये सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 हमारे भारत में पारित किया गया, और इसके माध्यम से हमारे भारत के नागरिकों को सूचना का अधिकार प्राप्त हुआ। तो जब यह अधिनियम पारित होता है तो उस समय जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देशों में यह 12 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ था।
लेकिन अब आपको ध्यान रखना होगा कि अब यह जम्मू कश्मीर में भी लागू होता है, ठीक है, क्योंकि 2019 में हमारी केंद्र सरकार के द्वारा जम्मू कश्मीर को संघ शासित प्रदेश घोषित किया गया है, तो अब ये जम्मू कश्मीर में भी लागू होता है फ्रेंड, आपको ध्यान रखना होगा। तो 12 अक्टूबर 2005 से यह सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ये प्रभावी हुआ, और इसके बाद जो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन 2002 का एक परिवर्तित रूप है। तो इससे पहले क्या था, इससे पहले यह फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन 2002, इससे पहले ये रूप था सूचना का अधिकार अधिनियम, ठीक है। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ये पारित किया जाता है, और 12 अक्टूबर 2005 से हमारे भारत में इसे लागू किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड, ठीक है। अब इसके बाद में अगला देखिए इसमें कि हमारे भारत में सूचना के अधिकार की मांग सबसे पहले कहाँ पर हुई थी। तो हमारे भारत में सूचना के अधिकार की मांग सबसे पहले राजस्थान में की गई थी। कहाँ पर की गई थी फ्रेंड, राजस्थान में सबसे पहले सूचना के अधिकार की मांग हुई थी। और कब की बात है ये, तो 1990 के दशक में सबसे पहली बार ये मांग की गई थी राजस्थान में। और राजस्थान में ये मांग की थी किसने, तो एक संघ था जिसका नाम था मजदूर किसान शक्ति संगठन, और इसका नेतृत्व अरुणा राय, तो अरुणा रॉय ने इसका नेतृत्व किया था, और उस समय इन्होंने सूचना के अधिकार की मांग की थी। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे भारत में सबसे पहले सूचना के अधिकार की मांग कहाँ पर की गई थी, तो ये ध्यान रखना होगा आपको राजस्थान में। और ये जो संगठन था मजदूर किसान शक्ति संगठन, इसका नेतृत्व किसने किया था, तो आपको याद रखना होगा अरुणा रॉय ने। अब इसके बाद में अगला जाता है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, ठीक है। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ये हमारे भारत में पारित कर दिया जाता है 2005 में। तो भारत के नागरिकों को सूचना का अधिकार देने के लिए यह अधिनियम पारित किया जाता है हमारी संसद के द्वारा 2005 में, और यह अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 से हमारे भारत में लागू हुआ था फ्रेंड। और इसी अधिनियम के तहत हमारे भारत में सभी भारतीय नागरिकों को सरकारी विभागों से सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हुआ। लेकिन ध्यान रहे कि कुछ ऐसे डिपार्टमेंट, कुछ ऐसे विभाग होते हैं, कुछ ऐसे कार्यालय होते हैं जिनमें ये सूचना आपको नहीं दी जाएगी। तो ये कौन कौन से कार्यालय हैं, कौन कौन से ऐसे संगठन हैं, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अब देखिए इसमें कि ये जो अधिनियम है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, इसमें अध्याय 3 के अंतर्गत केंद्रीय सूचना आयोग एवं अध्याय 4 के अधीन राज्य सूचना आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमारे भारत में केंद्रीय सूचना आयोग को गठित करने का प्रावधान सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के किस अध्याय में प्रावधान है, अध्याय 3 में। और राज्यों के स्तर पर जो राज्य सूचना आयोग होते हैं तो इसकी स्थापना, इसके गठन का प्रावधान सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के किस अध्याय में लिखा है, तो ये अध्याय 4 में इसका प्रावधान है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद में अगला आ जाता है कि अधिनियम की धारा 13, ये जो अधिनियम है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, इसकी धारा 13, इसमें सूचना आयुक्त की पदावधि और उसकी सेवा शर्तें, इनका सबका वर्णन किया गया है। और धारा 14 में सूचना आयुक्तों को पद से किस प्रकार से हटाया जाएगा, इसका प्रावधान इसमें किया गया है। तो धारा 13 में क्या लिखा है, जो सूचना आयुक्त होगा इसकी पदावधि, इसका कार्यकाल कितना होगा, इसकी सेवा शर्तें क्या होगी। और इसके बाद फिर अगला है इसमें धारा 14, तो धारा 14 में जो सूचना आयुक्त हैं, इन सूचना आयुक्त को किस प्रकार से हटाया जाएगा, इसका प्रावधान भी धारा 14 में किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद में यह प्रत्येक नागरिक को ऐसे सूचनाओं को प्राप्त करने का अधिकार देता है जो जन कल्याण से जुड़ी हो। आ रहा समझ में, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ये हमारे भारत के सभी नागरिकों को ऐसे सूचना प्रदान करने का अधिकार देता है जो जन कल्याण से जुड़ी हो। लेकिन ध्यान रहे कि ऐसी कोई सूचना जिससे हमारे भारत के रिश्ते और दूसरे देश के रिश्ते खराब हो सकते हैं, ऐसी कोई सूचना जो हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी हो, तो ऐसी सूचना आपको नहीं दी जाएगी। यह मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके बाद फिर अगला देखिए इसमें कि यह अधिनियम हमारे भारत के नागरिकों को अधिकार देता है कि वे सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति व अन्य संबंधित जानकारी को सरकार और प्रशासन से प्राप्त कर सके। तो हमारी सरकार हमारे लिए क्या कार्य कर रही है, हम इसकी जानकारी मांग सकते हैं। इसके बाद में सरकार ने जो जन कल्याणकारी कार्यक्रम शुरू किया है या कोई भी जन कल्याणकारी योजना शुरू की है, तो इससे कितने लोगों को फायदा हुआ, कितना पैसा खर्च हुआ, इसकी जानकारी हम लोग मांग सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद फिर अगला देखिए, इसमें अगला प्रावधान इस अधिनियम में आता है कि यह नागरिकों के आवेदन पर
कार्रवाई करने के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान भी करता है। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड, ठीक है। तो यह क्या करेगा, तो यह नागरिकों के आवेदन पर कार्रवाई करने के लिए भी एक अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान करता है कि जिस नागरिक ने जो भी आवेदन किया है उससे संबंधित उसकी सुनवाई की जाए। तो इसके लिए एक अलग से डेस्क ऑफिसर या अलग से एक अधिकारी को बैठाया जाता है जो सूचना प्रदान करने का कार्य करता है, जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट है उन डिपार्टमेंट में। इसके बाद फिर अगला जाता है कि सरकार नागरिकों को सूचना 30 दिन के अंदर देगी। जिस नागरिक ने या हमारे भारत के नागरिक ने किसी सरकारी कार्यालय से सूचना यदि मांगी है तो 30 दिन के अंदर उसे सूचना प्रदान की जाएगी। और मान लीजिए कि किसी के जीवन से जुड़ी हुई अगर कोई सूचना है तो उसे 48 घंटे के अंदर, मतलब 2 दिन के अंदर यह सूचना उपलब्ध कराई जाएगी। यह प्रावधान भी इस अधिनियम में किया गया है। इसके बाद फिर अगला प्रावधान है इसमें कि यदि गलत सूचना उपलब्ध कराई जाती है या सूचना उपलब्ध न कराई जाती है तो ऐसी स्थिति में 25,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। तो जो भी कर्मचारी है, जो भी अधिकारी है जो सूचना प्रदान करेगा और यदि वह गलत सूचना देता है या गलत सूचना उपलब्ध कराता है तो ऐसे दोषी कर्मचारी को, दोषी अधिकारी को 25,000 रुपये का आर्थिक दंड उस पर लगाया जाएगा, 25,000 रुपये का जुर्माना उस पर किया जाएगा। आ रहा समझ फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद में आगे देखिए कि ऐसी कौन कौन सी सूचना है जो आपको नहीं दी जाएगी। इस कानून में, इस सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में यह भी प्रावधान है कि वे सूचनाएं जो आम नागरिकों को नहीं दी जाएगी। तो कौन कौन सी सूचनाएं नहीं दी जाएगी, तो देखिए इसमें पहली आ जाती है कि हमारे भारत में केंद्र और राज्य, तो केंद्र और राज्य के संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली सूचनाएं। इसका मतलब क्या है कि हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संबंधों पर अगर कोई प्रतिकूल प्रभाव डालती है सूचना या दुष्प्रभाव डालती है तो ऐसी सूचना आपको नहीं दी जाएगी। मतलब ये कि ऐसी कोई सूचना जो आपको देने से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संबंध खराब हो जाए तो ऐसी सूचना आपको नहीं दी जाएगी। इसके बाद फिर ऐसे दूसरी सूचना, दूसरा ये है कि व्यापार और वाणिज्य की गोपनीयता से संबंधित सूचना। अब यदि हमारी सरकार दूसरे देशों से व्यापार कर रही है तो ऐसी सूचना भी आपको नहीं दी जाएगी। और ऐसी कोई गुप्त सूचना जो नहीं देना है या नहीं दी जा सकती तो ऐसी सूचना भी आपको नहीं दी जाएगी। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि सार्वजनिक और आंतरिक सुरक्षा से संबंधित अगर कोई सूचना है तो यह सूचना भी आपको नहीं दी जाएगी। ठीक है, जैसे हमारे देश के अंदर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना, अगर इससे संबंधित कोई सूचना यदि आप मांग रहे हैं तो ऐसी सूचना भी आपको नहीं दी जाएगी। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई कोई अगर सूचना है, ठीक है, अगर देश की सुरक्षा से संबंधित अगर कोई मामला है और आप उसकी सूचना मांग रहे हैं तो ऐसी सूचना आपको नहीं दी जाएगी। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि मंत्रिमंडल से संबंधित अगर कोई सूचना है, ठीक है। अब मंत्रिमंडल जो डिसीजन लेता है तो गुप्त डिसीजन लेता है, वह बताया नहीं जाता है और आप कह रहे हैं कि हमको तो मंत्रिमंडल जो डिसीजन लेता है वह सूचना हमें चाहिए, तो ऐसी सूचना आपको नहीं दी जाएगी, ये ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अब अगला देखिए इसमें कि संसद और हमारी जो राज्य की विधायिका होती है, ठीक है, तो हमारी संसद के जो विशेष अधिकार होते हैं और इसके बाद में हमारी विधायिका मतलब राज्य के जो विधानमंडल होते हैं इनके जो विशेष अधिकार होते हैं, तो अगर आपके सूचना प्राप्त करने से इनके विशेष अधिकारों का हनन होता है तो ऐसे सूचना आपको नहीं दी जाएगी। यह भी इस अधिनियम में प्रावधान किया गया फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि जो सूचना के अधिकार हैं तो सूचना के अधिकार से बाहर संगठन संस्था, मतलब ये कि ऐसे कौन कौन से संगठन हैं, ऐसे कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो सूचना के अधिकार अधिनियम के दायरे में नहीं आते। मतलब ये ऐसे कार्यालय हैं, ये ऐसे संगठन हैं, ये ऐसे संस्थाएं हैं जिनसे आप सूचना नहीं मांग सकते। तो ये कौन कौन सी संस्थाएं और कौन कौन से संगठन हैं, तो देखिए इसमें ऐसे कुछ संगठन और ऐसे संस्थाओं के बारे में। तो हमारे भारत में सूचना और जो सुरक्षा संगठन होते हैं तो इन पर ये RTI एक्ट लागू नहीं होता। आ रहा समझ में, मतलब ये कि हमारे भारत में कुछ ऐसे संस्थान, कुछ ऐसे संगठन कार्य कर रहे हैं, जैसे IB का नाम सुना होगा आपने, इंटेलिजेंसी ब्यूरो। तो अगर आप इससे सूचना मांगोगे तो ये आपको सूचना नहीं देगा। इसके अलावा जो हमारे सुरक्षा संगठन होते हैं जैसे BSF, CRPF, CISF, इसके बाद तिब्बत
पुलिस बल, तो ये जो संगठन, ये जो सुरक्षा बल होते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम आपसे सूचना मांगते हैं तो ये आपको सूचना नहीं देंगे। आपको सूचना सिर्फ कैसी दी जाएगी कि सरकार जो काम कर रही है जनता के कल्याण के लिए और उसमें सरकार ने कितना पैसा खर्च किया है, बस इस प्रकार की जानकारी आप सरकार से प्राप्त कर सकते हो, किसी भी सरकारी कार्यालय से प्राप्त कर सकते हो। इसके बाद में अब देखिए इसमें दूसरा, जैसा आज सूचना ब्यूरो या इंटेलिजेंसी ब्यूरो, ठीक है, तो जो सूचना ब्यूरो होता है या इंटेलिजेंसी ब्यूरो होता है तो यह भी आपको सूचना नहीं देगा। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि जो हमारा मंत्रिमंडल सचिवालय होता है, तो मंत्रिमंडल सचिवालय का जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग होता है, इसके द्वारा भी आपको कोई सूचना नहीं दी जाएगी। इसके बाद फिर अगला आ जाता है राजस्व सूचना जो निदेशालय होता है, तो यह भी आपको सूचना नहीं देगा। इसके बाद फिर अगला आ जाता है प्रवर्तन निदेशालय, इसको हम इंग्लिश में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कहते हैं और शॉर्ट फॉर्म में इसको हम ईडी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम ईडी कहते हैं। और ईडी का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय। तो ये भी क्या करता है, तो हमारे भारत में जब आर्थिक अपराध होता है तो उसके लिए पूछताछ करता है यह इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो इसके द्वारा भी आपको कोई सूचना नहीं दी जाएगी, क्योंकि इसके द्वारा जो भी जानकारी हासिल की जाती है, जो भी जांच पड़ताल की जाती है, उसको गुप्त रखा जाता है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि जो भी वैमानिक अनुसंधान होते हैं, तो जो विमान संबंधित अनुसंधान होते हैं, जो एरोप्लेन हो चाहे जो भी फाइटर प्लेन होते हैं और जितने विमान होते हैं, इनसे संबंधित अगर कोई रिसर्च केंद्र है या रिसर्च सेंटर है और आप वहां पर जाकर कह रहे हैं कि हमको भी इसकी जानकारी चाहिए या हमें इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, सूचना चाहिए सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत, तो वहां पर हमारा अधिनियम यहाँ पर लागू नहीं होगा। इसके बाद फिर अगला जाता है सीमा सुरक्षा बल। अब आप कह रहे हैं कि हमको तो बीएसएफ की जो पूरी सूचना है, ये सूचना हमें चाहिए, तो यहाँ की इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी जाएगी। इसके बाद फिर अगला जाता है सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। अब आप चाहती है कि मैं सीआरपीएफ की सारी जानकारी चाहता हूँ और मुझे सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत ये सूचना दी जाए, तो ये सूचना आपको नहीं दी जाएगी। ठीक है फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला जाता है भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल। अब जो भारत तिब्बत सीमा बल होती है, अब आप इस फोर्सेस के बारे में जानना चाहते हैं कि ये काम कैसे करता है, इसमें कितना पैसा खर्च होता है, वह इस प्रकार की जानकारी मांग रहे हैं, तो इस जानकारी आपको नहीं दी जाएगी। ये इस अधिनियम में स्पष्ट लिखा है फ्रेंड। ठीक है। इसके बाद फिर अगला जाता है हमारे भारत में अब केंद्रीय सूचना आयोग। और जो केंद्रीय सूचना आयोग होता है, तो इसमें आपको मैं पढ़ाऊंगा कि इसकी स्थापना कब हुई, इसका गठन कैसे हुआ और इसके कार्य क्या है, शक्तियाँ क्या है, प्रथम अध्यक्ष कौन है, वर्तमान अध्यक्ष कौन है, महिला अध्यक्ष कौन बनी है, ये सब आज मैं आपको इसमें पढ़ाऊंगा। तो अभी तक मैंने जो आपको बताया था कि हमारे भारत में सूचना का अधिकार लोगों तक कैसे दिया गया, नागरिकों को कैसे प्रदान किया गया और विश्व में सूचना का अधिकार ये पहले कहाँ पर शुरू हुआ था, हमारे भारत में कब शुरू हुआ, ये मैंने अभी तक आपको बताया है। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा इसमें कि हमारे भारत में केंद्रीय सूचना आयोग। अब देखिए इसमें सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, तो जो केंद्रीय सूचना आयोग होता है, इसकी स्थापना हमारे भारत में 2005 में की गई थी, जो आपको ध्यान रखना होगा। तो इसकी स्थापना किसने की थी, तो केंद्र सरकार के द्वारा इस आयोग की स्थापना की जाती है। और इसके बाद में हमारे भारत में एक अधिनियम पारित किया गया था, उस अधिनियम का नाम आपको ध्यान रखना होगा कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जब पारित किया गया तो उसी में प्रावधान किया गया था कि केंद्र के स्तर पर केंद्रीय सूचना आयोग होगा और राज्यों के स्तर पर राज्य सूचना आयोग होगा। फिर इसके बाद देखिए इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य इसका यह है कि यह केंद्र सरकार एवं केंद्र शासित प्रदेशों के अधीन जो कार्यरत कार्यालय हैं, वित्तीय संस्थान है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है आदि के बारे में जो भी शिकायतें होती हैं या जो अपील होती है, उनकी सुनवाई यह आयोग करता है। आ रहा समझ में? तो जितने भी सरकारी कार्यालय हैं, कोई भी वित्तीय संस्थान हो, चाहे और कोई भी सरकारी क्षेत्र का उपक्रम मतलब कोई सरकारी कंपनी हो, ठीक है, इन सभी की अपील यह सुनता है कौन, यह आयोग। ये इसका मुख्य उद्देश्य है फ्रेंड। इसके बाद में इसकी संरचना किस प्रकार से होती है, तो आपको याद रखना होगा कि गठन के समय एक मुख्य सूचना आयुक्त और 5 इसमें आयुक्त थे। जब इसका गठन किया गया था शुरू में, तो उस समय 2005 की बात है, इसमें मुख्य सूचना आयुक्त था और इसके बाद में फिर 5 इसमें अन्य सूचना आयुक्त थे। फिर बाद में क्या हुआ कि वर्तमान में इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है और इसमें 6 अन्य सूचना आयुक्त होते हैं। तो ऐसे कुल मिलाकर इसमें 7 सदस्य होते हैं।
ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद में अब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो केंद्रीय सूचना आयोग होता है इसकी संरचना किस प्रकार की होती है। तो इसकी संरचना में एक मुख्य सूचना आयुक्त होगा, बाकी 6 इसमें अन्य सूचना आयुक्त होते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसकी संरचना किस प्रकार की होती है। तो यहाँ की संरचना में एक इसमें कौन है फ्रेंड, एक इसमें मुख्य सूचना आयुक्त है और इसके बाद में 6 इसमें अन्य सूचना आयुक्त होते हैं। तो ये सूचना आयुक्त ये हमारे राष्ट्रीय जो हमारा केंद्रीय सूचना आयोग का जो मुख्य सूचना आयुक्त है, तो इस मुख्य सूचना आयुक्त के नियंत्रण में ये सभी 6 अन्य सूचना आयुक्त कार्य करते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए हमारे भारत में जो केंद्रीय सूचना आयोग है इसमें कितने सदस्य हैं टोटल। तो इसमें कुल आयुक्त है 7, जिसमें से एक मुख्य सूचना आयुक्त है और 6 इसमें अन्य सूचना आयुक्त हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर अब आगे देखिए, इसमें अगला आ जाता है कि इसमें जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं और अन्य सूचना आयुक्त हैं इनकी नियुक्ति कौन करेगा। तो आपको याद रखना होगा कि इनकी नियुक्ति हमारे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कौन करता है इनकी नियुक्ति, तो हमारे भारत के राष्ट्रपति। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि जो केंद्रीय सूचना आयोग होता है इसमें मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति कौन करेंगे, तो आपको याद रखना होगा राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है। इसके बाद में अब राष्ट्रपति क्या खुद स्वविवेक से इनकी नियुक्ति करेंगे, तो बिल्कुल नहीं। ये एक समिति होती है और उस समिति की सिफारिश पर ये मुख्य सूचना आयुक्त तथा अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं। ठीक है। अब तो इस समिति में कौन कौन होगा, तो इस समिति में प्रधानमंत्री होंगे, लोकसभा में विपक्ष का नेता होगा और इसके बाद प्रधानमंत्री के द्वारा मनोनीत एक जो कैबिनेट मंत्री होगा वह इस समिति के सदस्य होगा। ठीक है। तो ये इतने सदस्य होंगे इस समिति में और यह समिति हमारे राष्ट्रपति को सिफारिश करेगी और राष्ट्रपति फिर इस समिति की सिफारिश पर केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त तथा अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं। इसके बाद फिर अब जिस केंद्रीय सूचना आयोग की हम बात कर रहे हैं तो इसमें प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया था, तो आपको याद रखना होगा फ्रेंड कि इसमें प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह को बनाया गया था। फिर इसके बाद में हमारे भारत में ऐसी महिला जो प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त बनी थी, तो आपको ध्यान रखना होगा कि हमारे भारत में प्रथम महिला मुख्य सूचना आयुक्त कौन थी, तो आपको ध्यान रखना होगा दीपक संधू। ठीक है। कौन थी, दीपक संधू। इनका नाम आपको जरूर याद रखना है। फिर इसके बाद में अगला जाता है कि वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, तो वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त यहाँ पर यशवर्धन कुमार सिन्हा, ये 2020 से हैं। ठीक है। अब फ्रेंड मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त ये यशवर्धन कुमार सिन्हा है। अब हो सकता है कि आने वाले समय में इनका कार्यकाल समाप्त हो जाए और इनके स्थान पर कोई दूसरे किसी और को या कोई अन्य को मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त कर लिया जाए, तो आपको यहाँ पर अपडेट करके याद रखना पड़ेगा फ्रेंड। ठीक है। इसको आपको हमेशा अपडेट याद रखना पड़ेगा, अपडेट करके याद रखना है। इसके बाद फिर अब अगला देखिए इसमें इनका कार्यकाल कितना होता है। तो आपको याद रखना होगा कि जो मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं इनका कार्यकाल कितना होगा, तो इन मुख्य सूचना आयुक्त और जो अन्य सूचना आयुक्त हैं इनका कार्यकाल का निर्धारण हमारी केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा और इनका कार्यकाल या तो 5 वर्ष हो पहले या फिर 65 वर्ष हो। इनमें से जो भी पहले हो जाए तब तक ये अपने पद पर कार्य करेंगे। इसका अर्थ क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि जो यशवर्धन कुमार सिन्हा जी है अभी ये मुख्य सूचना आयुक्त हैं। ठीक है। एक एग्जाम्पल के लिए कि जैसे मान लीजिए कि इनकी एज हो गई कितनी, 63। कितनी एज हो गई इनकी, 63 ईयर। तो ये कब तक काम करेंगे, तो ये ओनली 65 तक ये काम करेंगे। तो 65 मतलब कितने साल, मात्र 2 साल ये काम करेंगे। फिर मान लीजिए कि जो यशवंत कुमार सिन्हा जी हैं अगर मान लीजिए कि 55 ईयर के हैं, 55 साल के हैं, तो ये कब तक काम करेंगे, तो ये 5 वर्ष तक ये कार्य करेंगे। जैसे इनका 5 वर्ष कार्यकाल पूरा होगा ये कार्य करना या इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। तो 5 वर्ष तक ये कार्यकाल 5 वर्ष तक कार्य कर सकते हैं या 65 वर्ष तक कार्य कर सकते हैं। इनमें से दोनों में से जो भी पहले हो तब तक ये अपने पद पर कार्य करेंगे। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद में ये पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। ये आपको ध्यान रखना होगा कि ये जितने भी
मुख्य सूचना आयुक्त तथा अन्य सूचना आयुक्त हैं तो ये पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। एक बार इन्हें नियुक्त कर लिया जाएगा तो दोबारा इन्हें अध्यक्ष पद पर या दोबारा फिर से सदस्य के पद पर इन्हें नियुक्त नहीं किया जाता है, ये ध्यान रखना होगा। ये इनको एक ही बार सदस्य या अध्यक्ष के रूप में, मतलब मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य सूचना आयुक्त के रूप में एक ही बार इन्हें नियुक्त किया जाएगा, दूसरी बार इन्हें नियुक्त नहीं किया जाएगा। अब जिन हम मुख्य सूचना आयुक्त तथा अन्य सूचना आयुक्त की बात कर रहे हैं तो इनकी योग्यता क्या होगी, तो इनकी कुछ योग्यता देखिए। पहली योग्यता इनकी ये होती है कि जो मुख्य सूचना आयुक्त होता है, ठीक है, तो जो मुख्य सूचना आयुक्त होता है एवं अन्य सूचना आयुक्त होता है, इनको सार्वजनिक जीवन का पर्याप्त अनुभव होना चाहिए, मतलब सरकारी क्षेत्र में इन्होंने कार्य किया हो। तो जो सार्वजनिक जीवन में सरकारी नौकरी किया हो, मतलब लोक सेवक रहा हो, तो उन्हें मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य सूचना आयुक्त के रूप में इन्हें नियुक्त किया जा सकता है। इसके बाद फिर अगला जाता है कि ये किसी राजनीतिक दल से संबंधित कोई लाभ का पद धारण न करते हो तथा वे कोई लाभ का व्यापार भी न करते हो और ऐसे ही न कोई उद्यम में लगे हो। इसका मतलब ये है लाभ का पद पर ना हो, मतलब किसी भी सरकारी या राज्य सरकार या केंद्र सरकार का कोई पद धारण न करते हो। इसके बाद किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए ना हो और इसके बाद में कोई व्यापारिक कार्य में न लगे हो और इसके बाद में कोई औद्योगिक क्षेत्र में लगे हो। आ रहा समझ में? तो ये इनसे सबसे इन्हें दूर रहना होगा, तब इन्हें मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाएगा। अगला जाता है कि इन्हें विधि का, विज्ञान का, तकनीकी का, सामाजिक सेवा प्रबंधन का, इसके बाद फिर इन्हें पत्रकारिता का, जनसंचार का और प्रशासन, इनका सब का इन्हें विशेष ज्ञान होना चाहिए, तब इन्हें आयुक्त के पद पर नियुक्त किया जाएगा। इसके बाद फिर अगला जाता है कि उन्हें संसद या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य भी नहीं होना चाहिए। ये योग्यताएं हैं इनको मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त करने के लिए, तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए अगला कि इन्हें पद से हटाया कैसे जाएगा, तो इन कौन सी प्रोसीजर होती है जिसके माध्यम से इन्हें पद से हटाया जाता है। तो इनको पद से हटाए जाने के बारे में देखिए जरा कि इन्हें पद से कौन हटाएगा। तो आपको ध्यान रखना होगा कि इन्हें पद से हटाने के लिए इस अधिनियम में राष्ट्रपति को उत्तरदायी माना गया है, मतलब हमारे राष्ट्रपति इन्हें हटा सकते हैं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्हें हटाने का अधिकार किसके पास है, तो इन्हें हटाने का अधिकार हमारे राष्ट्रपति के पास है। जो उत्तरदायी शब्द बोल दिया था मैंने, उसको थोड़ा ध्यान रखना आप लोग, वो उत्तरदायी शब्द नहीं आएगा, यहाँ पर अधिकार है हमारे राष्ट्रपति को। तो अधिकार क्या है हमारे राष्ट्रपति को कि ये जो मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं और अन्य सूचना आयुक्त होते हैं, इन्हें हटाने का अधिकार हमारे राष्ट्रपति को है। ठीक है, तो राष्ट्रपति हटाएंगे, परंतु किस आधार पर हटाएंगे, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। पहला आधार ये इन्हें हटाने का कि जब ये लाभ का पद धारण कर लेते हैं तो इन्हें पद से हटाया जाएगा। फिर इसके बाद में दूसरा आ जाता है कि यदि राष्ट्रपति की नज़र में ये शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से स्वस्थ ना हो या कार्य करने में सक्षम ना हो। इसका मतलब क्या है, तो शारीरिक रूप से मतलब ये है कि जब ये शारीरिक रूप से बीमार हो जाए, लंबे समय से बीमार है और इनकी तबीयत खराब चल रही है, काम नहीं कर पा रहे हैं। फिर इसके बाद में या फिर क्या हो, तो ये मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, दिमाग इनका कार्य नहीं कर रहा है, तो ऐसे स्थिति में इन्हें इनके पद से हटा दिया जाएगा। इसके बाद फिर क्या और क्या हो, तो सिद्ध कदाचार या असमर्थता। तो सिद्ध कदाचार या क्षमता का मतलब क्या हो जाएगा, तो सिद्ध कदाचार मतलब, अब यहाँ पर सिद्ध का मतलब सिद्ध होना और कदाचार मतलब बुरा व्यवहार। आ रहा समझ में? तो बुरा व्यवहार कैसा, तो जैसे शराब के नशे में पाए जाते हैं या शराब पीकर कार्यालय आते हैं या भ्रष्टाचार में इनका नाम आ जाता है या किसी चोरी या किसी तस्करी में या बलात्कार के मामले में इनका नाम आता है, तो ऐसी स्थिति में इन्हें इनके पद से हटाया जाएगा। अगर ये इस प्रकार के गलत कार्य करते हैं तो उन्हें कदाचार की श्रेणी में शामिल किया जाता है। और अक्षमता का मतलब क्या हो जाता है, तो जब ये कार्य करने में सक्षम ना हो तो उसे हम अक्षमता कहते हैं। जैसे कई टाइम से जो बीमार पड़े हो या फिर इनको पैरालिसिस हो जाए या और अन्य कोई बीमारी जिसकी वजह से कार्य करने में सक्षम ना हो, तो ऐसी स्थिति में इन्हें इनके पद से हटा दिया जाएगा। इसके बाद फिर अगला जाता है कि दिवालिया हो गया हूँ, तो दिवालिया का मतलब क्या हो जाता है, तो दिवालिया का मतलब हो जाएगा ये बैंक करप्ट हो गए हो, तो ऐसी कंडीशन में भी इन्हें उनके पद से हटा दिया जाएगा। फ्रेंड, तो आपको ध्यान रखना होगा, यहाँ पर दिवालिया में छोटी की मात्रा लगेगी, इसको ध्यान रखें। इसके बाद फिर अगला जाता है कि ये नैतिक इनका पतन हो चुका है, तो नैतिक पतन हो गया इनका मतलब ये चरित्रहीन हो गए हैं।
आ रहा समझ में। तो अगर ये चरित्रहीन हो गए हमारे राष्ट्रपति की नज़र में, या फिर इन्होंने कोई ऐसा अपराध किया है जो, ठीक है, जो सजा देने लायक है, और हमारे राष्ट्रपति की नज़र में ये चरित्रहीन हो गए हैं और इन्हें दोषी करार दे दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में हमारे राष्ट्रपति इन्हें इनके पद से हटा देंगे। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए कि हमारे राष्ट्रपति इस मामले की जांच कहाँ कराएंगे। अब राष्ट्रपति खुद अकेले तो हटाते नहीं है, तो इनको हटाने के लिए प्रक्रिया होगी, और ये इनको हटाने का जो मामला है, इनको हटाने के लिए प्रस्ताव हमारे राष्ट्रपति किसके पास भेजते हैं, तो ये मुख्य सूचना आयुक्त तथा अन्य सूचना आयुक्त को हटाने के लिए हमारे राष्ट्रपति इस प्रतिवेदन को सुप्रीम कोर्ट के पास या सर्वोच्च न्यायालय के पास या उच्चतम न्यायालय के पास भेजते हैं। ठीक है, अब हमारे राष्ट्रपति ने मुख्य सूचना आयुक्त को या अन्य सूचना आयुक्त को हटाने के लिए ये प्रस्ताव किसके पास भेजा, उच्चतम न्यायालय के पास। ठीक है, तो हमारे राष्ट्रपति कहेंगे कि ये मुख्य सूचना आयुक्त है या अन्य सूचना आयुक्त है, इन पर ये आरोप लगा है, कदाचार का, बुरे व्यवहार का इन पर आरोप लगा है, आप इनकी जांच करके बताइए। अब यहाँ पर उच्चतम न्यायालय ने जांच की और जांच करने के बाद ये पाया गया कि जो भी व्यक्ति था या जो भी आयुक्त है, चाहे अन्य सूचना आयुक्त हो चाहे मुख्य सूचना आयुक्त हो, इन पर जो आरोप लगा था ये निराधार है, तो हमारे राष्ट्रपति नहीं हटाएंगे। और अगर हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि इन पर जो आरोप लगे हैं ये बिल्कुल सही है और इन्हें हटा देना चाहिए, तो हमारे राष्ट्रपति फिर यहाँ पर मुख्य सूचना आयुक्त को या अन्य सूचना आयुक्त को हटा देंगे। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला देखिए इसमें कि इनके वेतन भत्ते एवं अन्य सेवा शर्तें। ठीक है, अब इनके वेतन भत्ते एवं अन्य सेवा शर्तें, तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि जो मुख्य सूचना आयुक्त होता है, तो मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन भत्ते और इसकी जो अन्य सेवा शर्तें हैं ये कौन तय करेगा, तो ये हमारी केंद्र सरकार तय करेगी, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद में जब इनको एक बार नियुक्त कर लिया जाता है तो नियुक्ति के पश्चात इनके वेतन भत्ते और इनकी जो सेवा शर्तें होती है उनमें कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। और अलाभकारी परिवर्तन का मतलब हो जाता है कि जो आर्थिक संबंध होता है या आर्थिक संबंधी कोई परिवर्तन नहीं होगा जिससे इनको नुकसान हो। ठीक है, तो ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा जिससे इनको आर्थिक नुकसान हो, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आपको यहाँ पर इनके वेतन भत्ते और राष्ट्रपति के द्वारा मैं इस मामले की जांच करवाना या इनको हटाना, ये प्रक्रिया मैंने आपको यहाँ पर बताई। अब इसके बाद देखिए जो हमारा केंद्रीय सूचना आयोग होता है, तो केंद्रीय सूचना आयोग के कार्य क्या हैं, तो इसके कुछ प्रमुख कार्य हैं। तो देखिए इसमें, तो ये जो आयोग होता है, तो आयोग का यह दायित्व होगा कि वह किसी व्यक्ति से प्राप्त निम्न जानकारी एवं शिकायतों का निराकरण करेगा। तो कौन कौन सी शिकायतों का निराकरण करेगा, तो पहला निराकरण तो ये होगा कि जो भी जन सूचना अधिकारी है, तो जन सूचना अधिकारी की नियुक्ति न होने के कारण किसी सूचना को प्रस्तुत करने में असमर्थ होगा, तो ऐसे भी कार्य यह आयोग हमारा करेगा। इसके बाद फिर अगर उसने चाही गई जानकारी है, ठीक है, उसने अगर चाही गई जानकारी देने से उसने मना कर दिया हो, तो ऐसी शिकायत के बारे में यह आयोग उसका समाधान करता है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि उसने चाही गई जानकारी अगर उसे निर्धारित समय में प्राप्त न हुई हो, तो इसकी भी शिकायत सुनता है यह आयोग। फिर इसके बाद में यदि उसे लगता हो कि जो उसने सूचना मांगी थी और उसके बाद में उसकी फीस ज़्यादा उससे मांगी गई है, तो इसकी भी शिकायत यह आयोग सुनता है। फिर इसके बाद में यदि उसे लगता है कि उसने जो सूचना मांगी थी वह पर्याप्त नहीं है या इसमें भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो इस प्रकार की समस्या का समाधान भी हमारा आयोग करता है, जो आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद में अगला देखिए, इसमें अगला जाता है कि हमारा जो आयोग होता है, तो अगला काम क्या करेगा ये, तो अगला काम यह करेगा कि इस अधिनियम के क्रियान्वयन के संदर्भ में आयोग अपना एक वार्षिक प्रतिवेदन केंद्र सरकार को प्रस्तुत करता है, जो आपको ध्यान रखना होगा। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अपना वार्षिक प्रतिवेदन यह किसे देता है आयोग, तो आपको याद रखना होगा यह अपना प्रतिवेदन केंद्र सरकार को देता है। किसे देता है, केंद्र सरकार को देता है। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है कि जो सूचनाओं का प्रकाशन होता है, तो सूचनाओं को प्रकाशन का कार्य भी हमारा आयोग करवाता है। इसके बाद फिर अगला जाता है कि रिकॉर्ड के प्रबंधन करना, मतलब जो भी रिकॉर्ड है सूचना से संबंधित उनका रिकॉर्ड रखना है, फिर उनका रखरखाव कैसा होगा, और इसके बाद में और भी किसी भी प्रकार का जो आवश्यक परिवर्तन है, तो ये सभी कार्य हमारा केंद्रीय सूचना आयोग करता है। इसके बाद फिर सूचना के अधिकार के बारे में प्रशिक्षण की व्यवस्था करना,
आ रहा समझ में। तो सूचना के अधिकार के बारे में प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, मतलब जो भी काम करने वाले कर्मचारी अधिकारी हैं तो उन्हें किस प्रकार से सूचना देना है नागरिकों को, तो इसके लिए भी प्रशिक्षण की व्यवस्था यह आयोग करता है फ्रेंड। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा केंद्रीय सूचना आयोग है उसके कार्य समाप्त हो जाते हैं। अब इसके बाद देखिए जो केंद्रीय सूचना आयोग है उसकी शक्तियाँ, तो इसकी शक्तियाँ कौन कौन सी है। तो पहली शक्ति के अंतर्गत देखिए अब आप कि हमारा जो केंद्रीय सूचना आयोग होता है तो ये विभिन्न प्रकार की सूचनाओं से संबंधित जो शिकायतें हैं उन शिकायतों को सुनता है और जो भी शिकायत है उसकी जांच पड़ताल करवाता है। और इसके बाद में जो भी सार्वजनिक दस्तावेज है तो आयोग के समक्ष पेश करना अनिवार्य होता है। तो जो भी शिकायत है सूचना के संबंध में उन शिकायतों की जांच कराना और समस्याओं का समाधान करना, और अगर कोई भी सार्वजनिक दस्तावेज है तो उसको अपने पास यह मंगवाता है। इसके बाद में आयोग को यह शक्ति प्राप्त है कि वह लोक प्राधिकारी से अपने निर्णयों का अनुपालन करने के लिए भी कह सकता है। इसके बाद फिर अगला जाता है किसी विशेष रूप में सूचना किसी भी विशेष रूप में सूचना तक पहुंच, मतलब किसी भी स्थिति में जनता की नागरिकों की पहुंच सूचना तक हो, इसके लिए भी यह आयोग कार्य करता है। इसके बाद फिर अगला जाता है कि जहां कोई भी जन सूचना अधिकारी नहीं है वहां ऐसे अधिकारियों को नियुक्त करने का आदेश देना जहां पर सूचना अधिकारी नहीं है तो उन कार्यालयों में भी यह अधिकारियों को नियुक्त करने के लिए आदेश देता है और इसका आदेश मानना पड़ता है। इसके बाद में यदि किसी ठोस आधार पर कोई मामला प्राप्त होता है तो आयोग ऐसे मामले की जांच का आदेश भी दे सकता है। ये इसकी खुद की प्रेरणा शक्ति होती है, तो ये स्व प्रेरणा शक्ति से भी ऐसा आदेश ये आयोग दे सकता है, जो आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि इस अधिनियम ने जो हमारा सूचना का अधिकार अधिनियम है तो इस अधिनियम ने अनुपालन के संदर्भ में जो लोक प्राधिकारी होता है, मतलब जो हमारा लोक सेवक होता है, इससे वार्षिक प्रतिवेदन प्राप्त करने का अधिकार भी इस अधिनियम ने इस आयोग को दिया है। और इसके बाद में अगला जाता है कि आवेदक के द्वारा जो चाही गई जानकारी थी इसके न मिलने पर या उसे कोई क्षति होने पर लोक प्राधिकारी को इसका मुआवजा देने का भी आदेश देता है। फिर इसके बाद में अगला जाता है कि इस अधिनियम के अंतर्गत अर्थदंड लगाना। ठीक है, अगर कोई भी अधिकारी या कार्मिक ढंग से काम नहीं कर रहा है, सूचना नहीं दे रहा है या झूठी जानकारी दे रहा है तो ऐसे कर्मचारियों पर, ऐसे जो भी अधिकारी है, इस जो भी दोषी उसमें अधिकारी या कर्मचारी जो भी है उन पर आर्थिक दंड भी यह आयोग लगा सकता है, ये इसके पास शक्ति होती है। इसके बाद फिर अगला जाता है कि किसी याचिका को अस्वीकार करना। तो अगर हमारे आयोग को ऐसा लगता है कि याचिका अस्वीकार करने की आवश्यकता है तो उसे अस्वीकार भी कर सकता है। इसके बाद में अगला जाता है कि जब कोई लोक अधिकारी इस अधिनियम का पालन नहीं करता है तो आयोग इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई भी कर सकता है। आ रहा समझ में, तो यह आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए कि जो केंद्रीय सूचना आयोग होता है तो हमारे केंद्रीय सूचना आयोग को दीवानी न्यायालय की शक्तियां भी प्राप्त है। ये दीवानी न्यायालय का मतलब ये होता है कि हमारा आयोग हमारे भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में जो दोषी कार्मिक है या दोषी कर्मचारी है या कोई भी अधिकारी है तो उसे हमारे भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र से उसे बुला सकता है और उसे सवाल जवाब कर सकता है। इसे कहा जाता है दीवानी न्यायालय। तो आयोग को दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ भी प्राप्त है फ्रेंड। और देखिए इसमें इस दीवानी न्यायालय की शक्तियों के अंतर्गत यह आयोग अपनी शक्तियों का उपयोग किस प्रकार से करता है। तो आयोग किसी भी व्यक्ति को प्रस्तुत होने एवं उस पर दबाव डालने के लिए जो समन जारी भी कर सकता है। तो यहाँ पर समन जारी करने का मतलब हो जाता है कि जो बुलावा पत्र होता है, ठीक है, ये समन शब्द का मतलब होता है बुलावा पत्र। तो यह बुलावा पत्र भी भेज सकता है या बुलावा पत्र या समन भी जारी कर सकता है। और इसके बाद यह आयोग मौखिक या लिखित रूप से शपथ के रूप में साक्ष्य प्रस्तुत करने का आदेश भी, साक्ष्य मतलब सबूत प्रस्तुत करने का आदेश भी यह आयोग दे सकता है। इतनी शक्ति यह आयोग रखता है। इसके बाद फिर किसी भी दस्तावेज को मांगना एवं उसकी जांच करना, यह भी आयोग शक्ति रखता है। ठीक है, इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि किसी भी न्यायालय या कार्यालय से सार्वजनिक दस्तावेज को मंगाना। अगर न्यायालय में सूचना संबंधी अगर कोई मामला पेंडिंग में है
तो उस मामले को भी या उस मामले से संबंधित न्यायालय से भी या किसी भी सरकारी कार्यालय से यह सार्वजनिक दस्तावेज को मंगा सकता है। इतनी शक्ति इस आयोग के पास होती है फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला जाता है कि किसी गवाह या दस्तावेज की जांच करने के लिए समन जारी करना। तो जो भी गवाह होगा या दस्तावेज है तो इसकी जांच करने के लिए भी यह बुलावा पत्र भेज सकता है या समन जारी कर सकता है। तो यहाँ पर समन का मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब होगा बुलावा पत्र। ये ध्यान रखना है फ्रेंड आपको, ठीक है फ्रेंड। तो इस प्रकार से यहाँ पर मैंने आपको जो हमारा केंद्रीय सूचना आयोग होता है तो इसकी देवयानी न्यायालय शक्ति के बारे में आपको बताया है। अब इसके बाद में आपको मैं बताता हूँ कि हमारे भारत में एक नया संशोधन किया गया है इस केंद्रीय सूचना आयोग के संबंध में, जिसे कहा जाता है सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019। देखिए इसमें तो यह आ जाता है सूचना का अधिकार, ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम, सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम, ठीक है, संशोधन अधिनियम 2019, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। अब सूचना का अधिकार अधिनियम 2019, अब इसमें कुछ संशोधन किया गया था, ठीक है। अब इसमें क्या क्या संशोधन किया गया था, तो कुछ इंपॉर्टेंट संशोधन आपको ध्यान रखना होगा। तो हमारा जो केंद्रीय सूचना आयोग है इसमें जो मुख्य सूचना आयुक्त तथा अन्य सूचना आयुक्त होते हैं तो इनकी नियुक्ति, इनके कार्यकाल और इनके दर्जा से संबंधित इसमें कुछ परिवर्तन किया गया है, थोड़ा संशोधन किया गया है। तो किसके मामले में, तो इनकी नियुक्ति के मामले में। इसके बाद फिर इनका जो कार्यकाल होता है इसके संबंध में संशोधन किया गया है, जो आपको ध्यान रखना होगा। और इसके बाद फिर इनका दर्जा या इनके वेतन के संबंध में थोड़ा सा संशोधन किया गया है, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब यहाँ पर सीधी सी बात है कि इनकी जो नियुक्ति होगी, ठीक है, तो नियुक्ति तो कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। और इसके बाद फिर अब इनका जो कार्यकाल होगा तो कार्यकाल अब इनका निर्धारण कौन करेगा, तो पहले इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता था। किसका कार्यकाल, तो जो मुख्य सूचना आयुक्त है और जो अन्य सूचना आयुक्त हैं इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता था। और अब इनका कार्यकाल का निर्धारण कौन करेगी, अब ये 5 वर्ष ना होकर इनका कार्यकाल का निर्धारण अब हमारी केंद्र सरकार करेगी। कौन करेगी, केंद्र सरकार इनके कार्यकाल का निर्धारण करेगी। तो इसलिए अब आपको 5 वर्ष आप याद नहीं रखना है और नहीं 65 वर्ष याद रखना है, तो यह ध्यान रखना है आपको। फिर इसके बाद में अगला जाता है कि इनका जो दर्जा की बात कर रहे हैं अपन, इनके जो दर्जा और ये वेतन की बात कर रहे हैं, तो इनका दर्जा या वेतन किस प्रकार होगा, तो आपको ध्यान रखना होगा कि जो केंद्रीय, ठीक है, तो जो केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं, तो जो केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त हैं ये इसका वेतन किसके बराबर होगा, तो हमारे भारत में जो मुख्य सूचना आयुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, इनके बराबर इसका वेतन होगा। फिर इसके बाद में जो केंद्र के अन्य सूचना आयुक्त हैं, केंद्र के जो अन्य सूचना आयुक्त हैं इनका वेतन किसके बराबर होगा, जो केंद्र का चुनाव आयुक्त है, केंद्र का जो चुनाव आयुक्त है उसके बराबर इनका वेतन होगा। तो ये तो बात की हमने किसकी, ये हमने की केंद्र के स्तर की। अब इसके बाद फिर करते हैं राज्य के स्तर की बात, ठीक है। तो राज्य के स्तर पर कैसे, तो राज्य के स्तर पर हम देखते हैं कि जैसे तो राज्य के स्तर पर भी जो मुख्य सूचना आयुक्त होगा राज्य का, ठीक है, तो राज्य का जो मुख्य सूचना आयुक्त है इसका वेतन किसके बराबर होगा, तो जो राज्य में चुनाव आयुक्त हैं उसके बराबर इसका वेतन होगा। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। फिर इसके बाद में जो अन्य सूचना आयुक्त होंगे वहां पर राज्यों में, तो जो अन्य सूचना आयुक्त हैं, ठीक है, जो अन्य सूचना आयुक्त हैं तो इनका वेतन किसके बराबर होगा, तो राज्य में जो मुख्य सचिव हैं, कौन, मुख्य सचिव, तो राज्य में जो मुख्य सचिव है उसके बराबर इसका वेतन होगा। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो संशोधन हुआ है 2019 में, इसमें क्या क्या परिवर्तन हुए, तो ये परिवर्तन आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सूचना का अधिकार अधिनियम संशोधन 2019, तो इसमें थोड़ी जानकारी मैंने आपको बताई जो आपको ध्यान रखना होगा। इसी के साथ आज का हमारा सेशन समाप्त होता है फ्रेंड। तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जल्दी लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, देखते रहिए कल्याणी आईएएस अकेडमी के सभी वीडियोस जो आपको प्रतियोगी परीक्षा में सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।